हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 12 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो में सबसे पहले कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। कल मैंने आपसे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल यह था कि खेल में जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है इसके साथ कितनी धनराशि दी जाती है। तो इसका सही आंसर है अर्जुन पुरस्कार के साथ 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है हर खिलाड़ी को। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में करी गई थी। जब किसी भी खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया जाता है तो एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, साथ में 15 लाख की धनराशि दी जाती है और महाभारत वाले जो अर्जुन हैं उनकी एक ब्रोंज की प्रतिमा भी दी जाती है। ध्यान रहे, भारत में अर्जुन पुरस्कार दूसरा सर्वोच्च सम्मान है खेल के अंतर्गत, और पहला सर्वोच्च सम्मान खेल में है, इसको बोलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान। पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, लेकिन अब यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान कहलाता है। इसके साथ 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार के साथ पहले 5 लाख की धनराशि दी जाती थी। पिछले कुछ टाइम में इसको बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, आज दशहरे का उपलक्ष्य है। सर्वप्रथम आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ही नवमी भी है, आज से ही दशहरा भी लग रहा है। और ऑफर का भी लास्ट डेट ही चल रही है, बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है ऑफर का। इसके बाद ऑफर नहीं रहेगा, फिर सीधे दिवाली में ही ऑफर आएगा, तो आप इसे अवेल कर सकते हैं। एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए। स्पेशल बैच मैं लॉन्च कर चुका हूं। मैथ्स, जीएसजी के पूरी पूरी जनरल साइंस और पूरी रीजनिंग, ये पूरा सिलेबस बैच कवर करता है आरआरबी एनटीपीसी में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का। इस बैच की वैलिडिटी 1 साल है। आप जल्द से जल्द अगर पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, क्योंकि उसके बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी होगी। उसके लिए मैंने आपको बुक भी बता दी है, जो बुक मैंने लॉन्च करी है अरुण सर के साथ और काजल मैम के साथ मिलकर। उसका लिंक भी टेलीग्राम पर ही दे दिया है। डिस्काउंट कोड है दुर्गा50। इसका आप यूज करते हैं तो फ्लैट 50% डिस्काउंट आपको मेरे हर एक बैच पे मिल जाएगा। आज से पॉलिटी का स्पेशल बैच भी स्टार्ट हो रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 11 बजे से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। हाल ही में भारत का ये कौन सा आईआईटी है जिसने एक एफोर्डेबल डिवाइस बनाई है और इस डिवाइस की मदद से ब्रेस्ट कैंसर को इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये डिवाइस बनाई है आईआईटी इंदौर ने। ये जो डिवाइस है इसकी खास बात पहली तो ये है कि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। अभी तक मान लीजिए अगर 100 रुपए में आप एमआरआई कराते थे और सिटी स्कैन कराते थे, तो अब उसका केवल बटे 10 ही लगेगा। मतलब अब केवल 10 रुपए में ये इजीली डिवाइस डिटेक्ट कर पाएगी कि कैंसर है पेशेंट को या फिर नहीं है। ये जो डिवाइस है इसकी खास बात ये है कि ये एक स्मॉल लेजर लाइट पर काम करती है। ये जो लेजर शाइन होता है इसका, ये ब्रेस्ट के अंदर टिश्यूज को कंपेयर करने का काम करता है। ये कंपेयर इस तरीके से करता है कि कौन सा टिश्यू हेल्दी है जो कि नॉन कैंसरस है और कौन सा नॉन हेल्दी है जो कि कैंसरस है। तो दरअसल टिश्यूज को आपस में कंपेयर करके ही ये पता लगाती है कि व्यक्ति में ब्रेस्ट में कैंसर है या नहीं है। इतना ही नहीं, ये ट्यूमर्स को भी डिटेक्ट कर लेती है डिवाइस बहुत ही आसानी से। आईआईटी इंदौर की स्थापना साल 2009 में करी गई थी और इनका जो मोटो है दैट इज कॉल्ड नॉलेज इज पावर, ये इनका मोटो है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा भारत के ये कौन से राज्य के बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर रोड का निर्माण करने के लिए 4,406 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। तो भारत सरकार ने राजस्थान और पंजाब से जुड़े हुए जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं उन सभी में रोड बनाने के लिए 4,406 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। और इनकी खास बात एक नहीं होगी, एक्चुअली इसके पीछे का मोटो मेन ये है कि पाकिस्तान से जुड़े हुआ जितना भी पंजाब का बॉर्डर है और राजस्थान का जितना भी बॉर्डर वाला एरिया है, इन सभी बॉर्डर्स में प्रॉपर रोड बनाए जाएंगे जो कि रिमोट एरियाज से और रूरल एरियाज से आर्मी को कनेक्ट करने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ के लिवलीहुड को भी इम्प्रूव करने का काम करेंगे, जो कि इन बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोग हैं वो एक से दूसरी जगह पर बहुत ही आसानी से और कम समय में आ जा सकेंगे। साथ में यहाँ पर वाटर सप्लाई भी डाली जाएगी और एजुकेशन के लिए भी यहाँ पर लोगों को आसानी हो जाएगी। पढ़ाई के लिए बहुत दूर और बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इन रिमोट एरियाज में रहने वाले लोगों को एक से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वो समय भी कम लगेगा।
मान लीजिए किसी की हेल्थ खराब है तो हॉस्पिटल तक पहुंचाने में भी बहुत समय लग जाता है क्योंकि रोड ही नहीं बनी हुई है। तो इन सारी चीजों का समाधान यहाँ पर 4400 करोड़ की मदद से रोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जाएगा। और टोटल इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2280 किलोमीटर के रोड बनाए जाएंगे। और राजस्थान में इस टाइम पे बीजेपी सरकार है। पिछले ही विधानसभा इलेक्शन अभी कुछ महीने पहले हुए थे और यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। पूरे भारत नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी चेरेनकोव टेलीस्कोप जो है इसका उद्घाटन कौन सी जगह पे हाल ही में किया गया है? तो इसका उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। समुद्र तल से अगर देखा जाए तो 4300 मीटर की ऊंचाई पर इस नए टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। ये जो टेलीस्कोप है इसको बार्क के द्वारा बनाया गया है। बार्क का मतलब है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसको इसलिए बनाया गया है कि ये कॉस्मिक रेस को स्टडी करेगा और जो कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो कि पूरे स्पेस में पाए जाते हैं। तो एक तरीके से यह वातावरण को रिसर्च करने का काम करेगा और ये जो रिसर्च करेगा वो गामा रेस पर बेस्ड होगा। तो इससे पर्यावरण को समझने में आसानी होगी और स्पेस के अंदर जो कॉस्मिक रेज हैं उनको भी अंडरस्टैंड किया जा सकेगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है इसकी स्थापना 1954 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और इस टाइम पर बार्क के जो चेयरपर्सन है ये हैं AK मोहंती। पूरा नाम है इनका अजीत कुमार मोहंती। इस टाइम पर इसके डायरेक्टर हैं विवेक भसीन। यहां पर मैं लिख देता हूं विवेक भसीन। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है इसका उद्घाटन भारत के कौन से राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात में। और गुजरात में किस जगह पर? तो लोथल में इसका उद्घाटन किया गया है। कुछ टाइम पहले इसका शिलान्यास किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और अभी हाल में ही PM नरेंद्र मोदी ने ही इसका उद्घाटन भी किया है। हालांकि ये जो लोथल में गुजरात के बनाया गया है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, इसका जो फेज 1 है उसका 60% कंस्ट्रक्शन हो चुका है और ये जो फेज 1 है ये पूरे तरीके से 2025 के आखिर तक बन के तैयार हो जाएगा। इस फेज के अंतर्गत जब ये बन के पूरा तैयार होगा इसमें कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत एक स्पेशल लाइट हाउस म्यूजियम भी बनाया जा रहा है जो कि मैरीटाइम से जुड़े हुए सारे एक्सपीरियंस को शेयर करेगा। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका मेन उद्देश्य ये है कि समुद्र से जुड़ी हुई हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। इतना ही नहीं, समुद्र के थ्रू जितना भी व्यापार होता है जैसे कि मछली उत्पादन होता है उसके लिए नए मानक लाए जा सकें। झींगा उत्पादन होता है उसके लिए भी मानक आ सके। तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है ये समुद्र से जुड़ी हुई जितने भी चैलेंजेस हैं और समस्याएं हैं उनको रिसर्च आउट और साथ में सॉल्व करने का काम करेगा। और जब यह बनकर पूरे तरीके से तैयार होगा तो इसके अंतर्गत 22,000 जॉब्स क्रिएट होंगे। कितने? 22,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें से 15,000 लोगों को रोजगार डायरेक्ट मिलेगा और 7,000 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। 38वें समर नेशनल गेम्स जो हैं ये कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो इस बार के जो 38वें समर नेशनल गेम्स हैं जो कि 2025 में होंगे ये उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। इसका फैसला लिया जा चुका है और ये 28 जनवरी से चालू होंगे और 14 फरवरी तक खेले जाएंगे उत्तराखंड के अंदर। और एक बात आप और ध्यान रखें, जो इससे पहले 37वें नेशनल गेम्स हुए थे समर नेशनल गेम्स, ये कहाँ पर हुए थे? तो ये 2023 में हुए थे 25 सितंबर से 9 नवंबर तक। कौन से राज्य में? तो ये हुए थे गोवा में। तो आप दोनों ध्यान रखें, 37वें अगर आपसे पूछा जाए 2023 के, ये गोवा में हुए थे। अब 38वें जो कि 2025 की शुरुआत में होंगे ये होंगे उत्तराखंड में। ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में दावा किया है कि इन्होंने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है किंजाल इसको लॉन्च किया है? तो ये दावा है रशिया का। वैसे जो किंजाल नाम की जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसको रशिया ने साल 2017 में ही बना लिया था। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के चलते अभी रूस सरकार ने ये क्लियर किया है, ये दावा किया है इन्होंने कि इन्होंने यूक्रेन में एक एयर स्ट्राइक किया है जिसमें इन्होंने किंजाल को यूज किया है। अब ये जो किंजाल मिसाइल है इसके जो कैलिबर है या जो पोटेंशियल है वो काफी प्रो वर्जन का है इस टाइम पर। मतलब पूरे वर्ल्ड में US के पास इस तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि इतनी ज्यादा एक्यूरेट हैं और इतने शार्प कैलिबर के साथ हैं।
दरअसल ये जो मिसाइल है इसकी स्पीड स्पीड है 10 मैक। कितनी है? 10 मैक। 10 मैक का मतलब जानते हैं कितना होता है? 12,350 किलोमीटर पर आवर। मतलब इंसान की कल्पना से परे, पलक झपकते ही कितने सैकड़ों किलोमीटर ये आगे चली जाएगी, आप समझ नहीं सकते। एंड जो इसकी रेंज है वो 2000 किलोमीटर की रेंज है। मैक्सिमम ये 2000 किलोमीटर तक ट्रैवल करके किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है आसानी से। ये अपने साथ मैक्सिमम 480 किलो का पेलोड भी ले जा सकती है, जो कि विस्फोटक होगा, ऑब्वियस सी बात है। रशिया में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और अभी कुछ टाइम पहले एक बार फिर से रशिया के नए प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है मिखाइल मिशुस्तिन। क्या नाम है? मिखाइल मिशुस्तिन। भारतीय नौसेना ने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है? दरअसल ये इंश्योरेंस कंपनी इंडियन नेवी में नेवल सिविलियंस को कवरेज देने का काम करेंगे। तो भारतीय नौसेना ने हाथ मिलाया है बजाज आलियांज के साथ। और बजाज आलियांज जो है ये 2000 में स्थापित करी गई थी, और इसका हेडक्वार्टर है पुणे। इसके चेयरपर्सन है तपन सिंघल। क्या नाम है इनका? तपन सिंघल। और ध्यान रहे, इस साल इंडियन नेवी जो है ये ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस के रूप में मना रही है। तो इंडियन नेवी में जो सिविलियंस हैं उनके लिए ये कवरेज लॉन्च किया गया है। उन सबको बजाज आलियांज की तरफ से इंश्योरेंस कवर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में वर्ल्ड लाइन के द्वारा इंडिया डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट 2024 की जारी करी गई है। इस रिपोर्ट में पता लगा है कि पूरे भारत में जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसकी वैल्यू में कितने परसेंट की ग्रोथ आई है 2023 से 24 के बीच में। ये जो रिपोर्ट, जिसका नाम है इंडिया डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट, ये बताती है कि 2023 से 24 के बीच में पूरे भारत में 40% की ग्रोथ देखने को मिली है यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंतर्गत। जी हाँ, यहाँ पर उसी की बात हो रही है जो आपके भी मोबाइल में, आप अगर यूपीआई यूज कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा, आप सिंपली कहीं पर भी जाते हैं, छोटी से लेकर बड़ी पेमेंट आप सब यूपीआई से ही करते हैं। जैसे कि आप सब्जी लेने गए, वहां पर भी यूपीआई से पेमेंट कर दिया। आपने रास्ते में आइसक्रीम खाई, उसको भी यूपीआई से पेमेंट कर दिया। राशन लेने गए तो भी यूपीआई से कर दिया। तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस की जो वैल्यू है यहाँ पर उसकी बात हो रही है। ओके। और अगर वैल्यू, टोटल वैल्यू की अगर हम बात करें, ये तो प्रतिशत की हो गई। तो 2023 में आपको बता दूं यूपीआई ट्रांजैक्शन की वैल्यू भारत में थी 83.16 ट्रिलियन। यहां पर रुपीस की बात हो रही है, डॉलर की नहीं, ठीक है। लेकिन 2024 में बढ़ के कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 116.6 ट्रिलियन रुपीस हो गई है। तो सीधे सीधे 40% की ग्रोथ देखने को मिली है। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन जो हुए हैं वो फोन पे से किए गए हैं। तो इस टाइम पर फोन पे के यूजर पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। और दूसरे नंबर पे जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो गूगल पे से हुए हैं। और तीसरे नंबर पे जो हुए हैं ये पेटीएम से हुए हैं, ठीक है। और फोन पे के इस टाइम पे ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये है आमिर खान। 3 साल पहले फोन पे ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और जो भारत पे है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान। ये कौन सी राज्य सरकार है जहां के पोस्ट सर्किल के द्वारा श्री रतन टाटा को ट्रिब्यूट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्पेशल कवर लॉन्च किया गया है? तो ये बिहार का पोस्ट ऑफिस सर्किल है जिन्होंने एक स्पेशल डाक टिकट जारी किया है रतन टाटा जी के ऊपर। और ये जो डाक टिकट है ये 5 रुपए का है, और इन्होंने डाक विभाग में एक स्पेशल कवर भी इनको ट्रिब्यूट देने के लिए जारी किया है, रतन नवल टाटा। और रतन टाटा को पद्म विभूषण से भारत सरकार सम्मानित कर चुकी थी। इतना ही नहीं, इनको महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र रत्न से भी सम्मानित किया था। और आसाम सरकार ने अभी पिछले साल ही आसाम का सर्वोच्च सम्मान असोम वैभव सम्मान से भी इनको सम्मानित किया था। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यह कौन से दिन मनाया जाता है? तो हर वर्ष 13 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि आने वाली जो आपदाएं हैं, डिजास्टर्स हैं, जैसे कि भूकंप आ रहा है या वॉल्केनो फट रहा है या फिर कहीं पर सुनामी आ रही है, तो इस तरीके के जो नेचुरल डिजास्टर हैं उनसे निपटने के लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पहली बार 1989 में ये जो डे है ये डिक्लेयर किया था। मतलब आप बोल सकते हो 1989 से हर साल 13 अक्टूबर को इसी वजह से दिवस मनाया जाता है
क्योंकि पूरे दुनिया में हर एक देश इस चीज के लिए तैयार रहे। यूएनजीए की स्थापना 1945 में करी गई थी। और इस टाइम पे इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो यहाँ पर मैं इनका नाम लिखता हूँ। इनका नाम है फिलेमन फिलेमन यंग। क्या नाम है? फिलेमन यंग। और ये कैमरून से बिलोंग करते हैं, कैमरून के पॉलिटिशियन हैं। और साल 2009 से लेकर 19 तक ये कैमरून के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ध्यान रहे, कैमरून के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं फिलेमेनो यंग। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कौन से दिन मनाया जाता है? हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि पक्षियों का संरक्षण करना हमारी ही जिम्मेदारी है। इन पक्षियों को मारा ना जाए, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण का ही हिस्सा है। और ये आपस में जो जिस वातावरण में रहते हैं, वो वातावरण की हमें ज़रूरत है एक्चुअली। और ज़रूरत ना भी हो तो एक्चुअली ये एक ऐसा लाइफ साइकिल सिस्टम है जो कि एक दूसरे पर भी डिपेंडेंट है। तो ये जो पक्षी हैं, इन्हें कंजर्वेट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस हर वर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, 12th ऑफ अक्टूबर। मतलब आज के दिन ये दिवस हम लोग मना रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है, ये साल में 2 बार मनाया जाने वाला दिवस है। एक बार ये इधर मनाया जाता है सेकेंड हाफ में, और एक बार ईयर के फर्स्ट हाफ में मनाया जाता है। तो इधर तो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, उधर ये 11 मई को भी मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए, 2 बार ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार 2024 की जो थीम रही, ये रही इंसेक्ट्स फॉर बर्ड्स। केंद्र सरकार ने हाल ही में ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत? तो केंद्र सरकार के अंतर्गत गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है इसके लिए। और इस संगठन का नाम है हिज्ब उत तहरीर। क्या नाम है? हिज्ब उत तहरीर। अब यहाँ पर मैंने ये जो गेस्टेड एनवलप है, इसको मैंने यहाँ पर भी लगाया हुआ है। इस एडवाइजरी को आप क्लियरली यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नई दिल्ली से गृह मंत्रालय ने इसको 10 अक्टूबर को प्रकाशित कर दिया है। इसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है, हिज्ब उल तहरीर HUT एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य देश के नागरिकों को सम्मिलित करके जिहाद और आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों को उखाड़ फेंकने, भारत सहित विश्व स्तर पर इस्लामिक राज्य और खिलाफत स्थापित करना है, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। तो आप इसका नाम ध्यान रखें, इस टाइम पर न्यूज में है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिजबुल तहरीर को जो डिक्लेयर किया गया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले ही NIA को खबर लग चुकी थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी खबर थी। और इनकी ट्रेल के चलते इन्हें ये पता लगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये रेडिकलाइज कर रही है लोगों को और यूथ को उकसा रही है इनके जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने के लिए। जैसे कि ISIS को ज्वाइन करने के लिए भी ये जो तहरीर है, ये उकसाती है युवाओं को। और साथ में ये टेरर एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए फंड रेजिंग का भी काम करते हैं। NIA ने एक व्यक्ति को इसके अंतर्गत गिरफ्तार किया है जिसका नाम है फैजुल रहमान। क्या नाम है? फैजुल रहमान। और इसका एक निक नेम भी है, नकीब के नाम से इसको लोग वहां पे जानते हैं, जहां से इसको गिरफ्तार किया है। चेन्नई से और भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस केस के अंतर्गत। अब मेरा आज का सवाल आपसे बहुत ही सिंपल है। घास जानते हैं ना, घास, ग्रास, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। बाकी मैंने आपको ऑफर के बारे में बता दी दिया है, बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है इस ऑफर के लिए। फटाफट से आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। अगर आप मेरा GSGK का फाउंडेशन अवेल करना चाहते हैं, चाहे फिर कोई भी एग्जाम हो, स्टेट PCS का हो, SSC हो, रेलवे हो, पुलिस का एग्जाम हो, XYZ आपका कोई भी एग्जाम हो, CDS हो, तो आप मेरा GSGK का फाउंडेशन अवेल कर सकते हैं। इसका ये वाला थंबनेल है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन में जाइए, वहीं पर आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप मेरा लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस टाइम पर लाइव फाउंडेशन बैच भी चल रहा है। स्टैटिक GK का तो बैच ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेल कर सकते हैं। मैंने फाउंडेशन में क्या क्या कवर किया हुआ है उसको आप यहां से भी देख सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, पिछले 5 सालों के PYQs और 1 लाइनर क्रैश कोर्स, ये सब कुछ आपको इसके अंतर्गत एक पैकेज के रूप में मिलता है। इस बैच की मदद से आप अपना समय बचा सकते हैं और जल्द से जल्द पूरी GS कवर कर सकते हैं हर एक एग्जाम के लिए। दुर्गा 50 कोड लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो बाद में बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आती है कि सर डिस्काउंट मिल रहा था, मुझे पता ही नहीं था। तो दुर्गा 50 आप लगाएंगे, आप देखेंगे जो फी है वो ऑटोमेटिक 50% डाउन हो जाएगी इस टाइम पे।
तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दशहरा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।